नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। योगी सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी आज वित्त वर्ष 2023-24 का पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से सदन में 26,760 करोड़ 67 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस अनुपूरक बजट में कई नई परियोजनाओं के लिए सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट में किसानों के लिए भी प्रावधान किया गया है। बजट में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए, साथ ही गन्ना किसानों के लिए बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वहीं राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने। सत्र को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश चल रही विधानसभा में मानसून सत्र में आज बजट पेश किया गया। करीब 27,000 करोड़ का बजट है। हमारे साथ नरेश उत्तम पटेल जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आज बजट पेश किया गया, कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हम विधान परिषद के सदस्य हैं। अभी हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लगाया था जातिवार जनगणना का। सभापति महोदय ने हमको जातिवार जनगणना पर ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया। हमने नेता सदन केशव मौर्य जी के सामने रखा कि जातिवार जनगणना के आप कह रहे हो पक्षधर हैं, तो जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश में दोनों में सरकार है, तो आप जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा रहे? हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन इस बार तो जनगणना भी भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया है। जातिवार जनगणना तो छोड़िए, जनगणना भी रोक दिया है। यहाँ पर गणना के आधार पर जो सरकारी सुविधाएं होता है उनका बंटवारा होता है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जनता को दुख देती है, परेशान करती है और खास करके पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय करती है। इस बात को लेकर के हम लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। आयोग में पिछड़े वर्गों के साथ जो हकतलफी होती थी, बेईमानी होती थी, परेशानी होती थी, अनियमितताएं होती थी, उनकी सुनवाई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में होती थी। मुलायम सिंह जी ने किया था। वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी आपने बर्बाद कर दिया, उसका गठन नहीं किया है। आप जितनी भी भर्तियां होती हैं उन भर्तियों में पिछड़े वर्गों को जो अनुमन्य आरक्षण 27% है वो भी नहीं आप देते। अभी KGMU में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों की भर्तियां चल रही है, उसमें पिछड़े वर्गों का 8% रिजर्वेशन है, 27% अनुमन्य है और 8% रिजर्वेशन होते। इस बात को लेकर के वहाँ के प्रोफेसरों ने, वहाँ के लोगों ने बात उठाया, लेकिन सरकार के मुखिया और सरकार के जो नेता हैं वो कहते तो हैं कि हम पिछड़े वर्गों के साथ हितैषी हैं, हम पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय नहीं होने दें। घोर अन्याय हो रहा है, इसी बात को लेकर हम लोग सदन में अपनी बात कहते हैं। 4 दिन का सत्र था, अखिलेश यादव कह रहे हैं इसको बढ़ाना जाना चाहिए। छोटा सत्र इसलिए लाया जाता है ताकि अपनी बात कर लें और फिर उसको सत्र को स्थगित कर दिया। ये तो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी करती है, जन समस्याओं की चर्चा ना हो। भाई सदन है, सदन में जनप्रतिनिधि आते हैं, चुनाव होता है, चुनकर आते हैं। जनता अपनी बातों को उठाने के लिए सदस्यों को चुनती है, लेकिन बीजेपी जानबूझ करके सदन का कार्यकाल कम कर देती है और बजट और अनुपूरक बजट लेकर के अपना इच्छरी कर लेते हैं और बजट कहाँ जा रहा है वो भी नहीं कुछ पता चलता। उस बात को पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका कोई जवाब नहीं देती। 5 राज्यों में चुनाव हुए, रिजल्ट आने हैं 3 तारीख को। सिलेंडर की बात हुई कि 450 का सिलेंडर उन राज्यों में मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मांग कब उठेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने शुरू से मांग किया कि भारतीय जनता पार्टी जो 1150 वाला सिलेंडर, हम तो करें 2200 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं। ये 2200 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर बेचते हैं। एक आदमी ने मुझसे सदन में पूछा कैसे 2200 का? मैंने कहा मैं ठेला लगाता हूँ, खोचा लगाता हूँ, छोले बनाता हूँ, पूरी बनाता हूँ। ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं ये 2200 रुपए का सिलेंडर पाते हैं। उस 2200 रुपए के गैस के सिलेंडर से बने हुए उत्पाद खाते कौन है? गरीब लोग खाते हैं। तो 2200 रुपए का गैस का सिलेंडर इतना महंगा गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी मजाक कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है, उनके पेट में लात मार रही है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नरेश उत्तम पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। कहना है कि जिस तरह से सदन चल रहा है वहां पर जो विपक्ष की आवाज़ है उसके लिए पूरा समय नहीं दिया जाता। यही वजह है कि सदन को तारीख और समय बढ़ाना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि जो बजट आया है उस पर भी बहुत ज़्यादा जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी लखनऊ। वहीं इस दौरान सपा विधायक जाहिद बेग काले कपड़ों में नजर आए। जाहिद बेग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सत्र चल रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग हैं। जाहिद बेग जी, बड़ी तैयारी है आपकी, योगी चुनाव में मस्त है, प्रदेश की जनता त्रस्त है, कई स्लोगन इनके कपड़ों पर नजर आ रहे हैं। किस तरह का विरोध आज रहा आज सदन में? देखिए, जनता ने मुझे विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं विधानसभा में उठाने का काम किया जाए, क्योंकि मात्र 3 दिन का सदन है, बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इससे स्लोगन कपड़ों लिख के आए हैं।
और जनता के हर जल्द मुद्दे को विधानसभा तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाए। भदोही से आप आते हैं, कालीन बड़ा कारोबार है, क्या वहाँ पर भी कुछ इस तरह के असर दिखते हैं? देखिए, भदोही के नाम लिया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भदोही गए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत बड़ा ढिढोरा पीटते हैं। वादा किया था इन्होंने, कुछ वादा करके आए थे, 3 महीने हो गए, अधिकारियों का भी लेटर आ गया, ये काम नहीं हो सकता। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहते हैं, जो आप वादा करके आए 2-2 बार भदोही में, एक भी काम नहीं है, उसे पूरा करने काम कीजिए। सिर्फ घोषणा करना जरूरी नहीं है, उसे पूरा होना चाहिए। मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, कई तरह के स्लोगन भारतीय जनता पार्टी ने दिए। ये एक हाथ की कारीगरी का काम है। बुनकर वहाँ पे किस तरह से आप देखते हैं, कुछ फायदे हुए वहाँ बुनकरों को? आपके चैनल से माध्यम बताना चाहता हूँ, जो कारपेट मार्ट बना माननीय अखिलेश यादव सरकार में बना था, और उसके बाद मैं चैनल करना चाहता हूँ, 7 साल की सरकार होगी उत्तर प्रदेश की, हाँ, भदोही में कारपेट बढ़ावा देने के लिए एक भी पैसा अलग से बजट सरकार का नहीं आया। अगर हो तो सरकार बताए। और ये सिर्फ दिखावा होता है, भाषण होता है, ये हमने कर दिया, कुछ करते नहीं। आप अभी सदन चलेगा, क्या आपने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे थे? आप अपना भदोही को लेकर कुछ ऐसी बात करना चाहते थे सदन में? मैंने लिख के दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, जाकर मिला हूँ, मुख्यमंत्री जी से खुद मिला हूँ, लेकिन उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। आए मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनका अधिकारी पता नहीं उनका सुनते नहीं, या मुख्यमंत्री की बातें झूठी तो मैं नहीं कह सकता, कहना चाहता हूँ, या अधिकारियों की बात सुन नहीं रहे हैं, मुझे इस बात को लगता है। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए। जाहिद बेग हैं, कई साल ऐसे देखे गए हैं जहां पे जाहिद बेग साइकिल से ही आज भी सदन में आते हैं जो सत्र के दौरान, और आज इनका विरोध का तरीका यह है कि इन्होंने पूरे काले कपड़े पहने हुए हैं और उस पर स्लोगन लगा रखे हैं, विरोध के स्लोगन। इनका कहना है कि सत्र में उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा अपनी बात कहने का। भदोही में खासकर बुनकरों की एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से भी मिले। फिलहाल समस्या बरकरार है, लेकिन उनका कहना है कि आगे भी विरोध जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में करीब 3 महीने तक चले एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी के जिला अदालत में पेश होनी थी, लेकिन एक बार फिर एएसआई ने ज्ञानवापी के लिए किए गए सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने के लिए 3 हफ्तों का समय मांगा है, यानी सर्वे रिपोर्ट को आज भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। ज्ञानवापी प्रकरण में यह चौथा अवसर था जब एएसआई के अधिवक्ता के माध्यम से 3 सप्ताह का और समय मांगा गया। इस पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ताओं ने घोर विरोध किया और दोनों पक्षों को सुनते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर आप अपने विशेषज्ञों को लेके आइए। कितने दिन ये टाल मटोल चलता रहेगा, क्या उसका कारण है, हमें यानी न्यायालय को अवगत कराइए। तो इस बात को सुनते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय कहे कि आज हम कोई इस पर निर्णय नहीं दे रहे हैं, जो एएसआई के द्वारा 3 सप्ताह का समय मांगा जा रहा है। अतः कल मैं पुनः इस विषय पर सुनवाई करूंगा। सनातन धर्म पर विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, प्रमोद कृष्णन ने स्वामी प्रसाद को जिन्नातों का सरदार तक करार दे दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नात से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इन जिन्नातों के सरदार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये देश और इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू अभी तक रामलला के भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थी उनको नहीं भूला है। उस जख्म के बाद एक नया जख्म देने की तैयारी हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि उन्हें इन तमाम जिन्नात को बोतल में बंद करके रखना चाहिए था, मगर अब ये बोतल से बाहर आ चुके हैं। कानपुर में कांग्रेस की ओर से आज विशाल पाल सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। हालांकि इस दौरान कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम स्थल पर भीड़ नहीं जुटा पाई,
जिसे लेकर अजय राय 5 मिनट में ही वापस लौट गए। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अपने लिए जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कानपुर देहात के देवीपुर में एक पाल सम्मेलन कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। कार्यक्रम करीब 1:30 बजे का था। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जी समय से पहले आ गए, जिसके चलते भीड़ नहीं नजर आई और कुछ ही देर रुकने के बाद वे पुनः लौट गए, जिससे कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक विशेष वर्ग को अपने पाले में खींचने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया था, वो कहीं न कहीं फ्लॉप नजर आया। हालांकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस बार अजय राय ने आश्वासन दिया है कि वह आने वाले दिसंबर महीने में पुनः आएंगे और विशाल कार्यक्रम के साथ 2024 लोकसभा में लोगों को अपने पाले में करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किसके पाले में जाती है। फिलहाल यह कार्यक्रम अभी फ्लॉप नजर आ रहा है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रवि किशन ने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। सांसद ने कहा कि प्रत्येक लाभार्थियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 9 साल में किया है, इस भारत को नए भारत के रूप में विकसित किया है, उसकी जानकारी जन जनता तक जाए, हर जात में जाए, वो आदिवासी समाज हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, कि महिलाओं के लिए क्या किया, सेना के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, इंडस्ट्री के लिए क्या। गोरखपुर में एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया, चीनी कारखाने शुरू हुए, हाईवे हुए, रोजगार और बच्चे। सबसे बड़ी बात जो लोग गौर नहीं करते, मीडिया बंधु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ से बच्चों ने पलायन करना बंद कर दिया है। पूज्य महाराज जी ने इंसेफ्लाइटिस से लेकर हर बीमारियों पे काबू पाया, जो सबसे बड़ी। और और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो विरोधियों को सुनना चाहिए, जो लोग हमेशा प्लान किए थे, क्या मोदी जी अभी 3 लाख नौकरियां और दे रहे हैं, 7 लाख नौकरी दे चुके, 10 लाख नौकरी का जो उन्होंने वादा किया था वो भी अब पूरा होगा। प्रदेश की योगी सरकार गरीब और निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए महत्वपूर्ण योजना चला रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मुजफ्फरनगर में 943 जोड़ों का विवाह और निकाह करवाया गया। जिला प्रशासन की ओर से करवाए गए इस विशाल कार्यक्रम में आए जोड़ों का विधि विधान के साथ विवाह संपन्न करवाया गया। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद भी दिया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सामूहिक विवाह कार्यक्रम है। मुजफ्फरनगर जनपद के 943 जोड़ों की शादी आज यहाँ पर है। शादी और निकाह एक ही मंडप में, एक ही जगह, बहुत ही शानदार वातावरण। इस 943 में से करीब 279 जोड़े मुस्लिम समाज के हैं, बाकी हिंदू समाज के हैं। 51,000 रुपये प्रति विवाह में सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है। नव दंपति को 35,000 रुपये नगद दिए जा रहे हैं चेक के द्वारा। करीब 10,000 रुपये का सामान, जो एक नया गर्भस्था उसमें आवश्यकता होती है, और 6,000 रुपये व्यवस्था में खर्च होते हैं एक जोड़े के। और ये पिछले कई साल से कार्यक्रम चल रहा है। हर वर्ष करीब हजारों जोड़ों की शादियाँ इस तरह से। इस बात पहले शादी होती थी, शायद 20,000 रुपये मिलते थे, और वो भी पता नहीं सही के पास जा पाते हैं, नहीं जा पाते थे। अब जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, हजारों जोड़ों की शादी मौके पर होती है। मेरी तरफ से सभी नवदंपतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने पर एक और जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं कानपुर से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इस पर बड़ी कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। 41 मजदूर उत्तराखंड में टनल में फंसे रहे, और धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर मौजूद रह करके उन गरीब हमारे श्रमिक भाइयों को निकालने के लिए
पूरे प्रयासरत रहे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार डे टू डे, मिनट टू मिनट उनकी चिंता करते रहे और ऑपरेशन की पूरी जानकारी लेते रहे, जिसके कारण से यह सफलता हमारे कदम चूम रही है और उन श्रमिक भाइयों के परिवारों की खुशी की हम कल्पना कर सकते हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की उस चिंता की कि जो लगातार उत्तर प्रदेश के भी जो श्रमिक वहां फंसे हुए थे उनकी वो चिंता कर रहे थे। मोदी जी, योगी जी और धामी जी लगातार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उन गरीब हमारे श्रमिक भाइयों के लिए जो वहाँ मजदूरी करने के लिए गए थे, श्रम करने के लिए गए थे, वो हमारे भाई बहन सभी हमारे परिवार के हैं और वो हमारे श्रमिक भाई जो अंदर फंस गए थे उनके लिए इस प्रकार की चिंता मुझे लगता है आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को और धामी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। एक तरफ योगी सरकार के आदेश पर प्रदेश भर में लाउडस्पीकरों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने इसे लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार 2024 के चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमानों में जनता का वोट बांटने का काम कर रही है। देखिए, कोर्ट का फैसला माइक उतारने का नहीं है, साउंड कम करने का है, लेकिन ये सरकार है जिसको तकलीफ होती है अजान से। आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इलेक्शन आ गया 2024 का। अब इनको ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटना है और उसको बांटकर अपना काम निकालना है। ये वो लोग हैं जो मतलब इनको कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान से, इनको सरकार से मतलब है। मैं ये कहता हूँ अगर किसी भाई को तकलीफ है, अगर अब वैसे तो हमने साउंड कम कर दी है, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई को तकलीफ है तो हम और साउंड कम करने को तैयार हैं, लेकिन मानक से भी हम तैयार कम कर देंगे, लेकिन हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। लेकिन ये सरकार ऐसी है, सरकार को तकलीफ हो रही है। माघ मेला 2023-24 के लिए प्रयागराज पुलिस प्रशासन की ओर से भूमि पूजन किया गया। वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर एडीजी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि माघ मेला के लिए पुलिस थाने और चौकियों के साथ साथ फायर स्टेशन समेत अन्य अस्थायी निर्माण भी शुरू हो जाएंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में किया जाता है और इस वर्ष भी इसकी तैयारियां कुछ समय पहले से ही शुरू हो गई हैं। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा और मेला प्राधिकरण और सभी अधिकारी गणों के द्वारा यहाँ पर हवन पूजन किया गया और एक तरीके से शुभारंभ किया है। पुलिस प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था रिलेटेड जो सारी तैयारियाँ हैं उसके मद्देनजर आज एक शुभारंभ के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ मेला प्राधिकरण, अन्य विभाग जिसमें कि हमारे PWD विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, उनके द्वारा भी अपनी कार्य योजना और अपनी प्लानिंग कर ली गई है। इस वर्ष 6 पॉन्टून पुल यहाँ पर लगाए जाएंगे और 5 सेक्टरों में पूरा जो मेला क्षेत्र है प्रारंभिक रूप से प्रस्तावित है। मेले का क्षेत्रफल जो है प्रत्येक वर्षों की तरह ही रखा जाएगा। सर्वप्रथम आज माघ मेला का शुभारंभ हुआ है। इसमें हमारे पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्त साहब के निर्देशन में और पूरी टीम इनके अंदर, श्रद्धा पांडे, हमारे जिला अधिकारी साहब, नवनीत चहल साहब और साथ में जितनी टीम है, दीपक भूखर और सभी जो है, अभिषेक भारती, अभिनव त्यागी, सब लोग मिलकर यहाँ पे पूजन किए हैं, जिसकी शुरुआत की है। सर्वप्रथम सभी देवताओं के आह्वान की गई और साथ में स्थान का और हमारे गंगा मैया का और यमुना देवी का, माँ का और सभी का आह्वान करके उसके बाद इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत के समय जो है जितनी हमारी परिकल्पना है वो लगभग 3 महीने से पहले से शुरू हो चुकी है। इसकी प्लानिंग चल रही है और इसमें बहुत सारी चीज़